हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है और मैं आपको बताऊंगा भी क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस रेजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो ये जो रेजिस्टर होता है वो गर्म हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। तो कैसे वो गर्म हो जाता है और कितना, ये हम देखेंगे। ओके, तो जब इस रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट, तो हम सोच सकते हैं कि इससे चार्ज का फ्लो हो रहा है। सही बात है, बेसिकली करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम सोच सकते हैं कि इस रेजिस्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करें आपकी टी टाइम में कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाता है इससे। ठीक है, टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाता है। ठीक बात है। अब आप मुझे ये बताएं, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऑब्वियस सी बात है, हम समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रेजिस्टर क्रॉस वो V है। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, W दैट इज वर्क डन। W क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। ये कैसा वर्क डन है, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज Q, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज Q। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को Q से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Q बाई टी जो है वो I आ जाएगा। सही बात है, इंटू टी। तो यहां से हमारे पास आ गया वर्क डन इक्वल्स टू दिस मच। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है कि जब करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर में, मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो बैटरी है वो वर्क कर रही है, वो काम कर रही है। कितना काम कर रही है, V जो उसका पोटेंशियल है, इंटू I जो करंट फ्लो कर रहा है, इंटू टाइम। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल्स W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। तो बैटरी इतना काम कर रही है। अब आप देखिए, कोई भी चीज अगर काम करती है, वर्क करती है, तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी। जैसे आप अगर बहुत थके हुए हो तो क्या आप कोई काम कर पाओगे, नहीं। लेकिन सुबह सुबह आप उठते हो तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब किसी चीज के पास एनर्जी होती है तब वो काम करता है। तो ये जो बैटरी है उसने काम किया। ठीक है, तो बैटरी के पास का मतलब एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी है बैटरी के पास, केमिकल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं बैटरी या सेल हैज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ड्यू टू विच इट कैन डू वर्क। सही है, जब भी कोई चीज काम करती है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, तभी वो काम कर पा रही है। तो बैटरी के पास जो है वो केमिकल एनर्जी होती है। अब आप देखें, आप सुबह सुबह उठते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, फिर आप काम करते हो, और जब आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। वैसे ही बैटरी के साथ भी होता है, बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, लेकिन वो काम कर रहा है, इसलिए उसकी केमिकल एनर्जी क्या होने लगती है, बैटरी की कम। तो हम लिख सकते हैं एज बैटरी डज वर्क इट्स केमिकल एनर्जी डिक्रीजेज। ओके, लेकिन आपने पढ़ा होगा ऐसे लोअर क्लासेस में कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दुनिया में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। इसका मतलब है कि अगर इस बैटरी की केमिकल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, अगर इस बैटरी की केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो कोई दूसरी एनर्जी उतनी ही बढ़ रही होगी, कोई दूसरी एनर्जी उतनी ही बढ़ रही होगी। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। तो बेसिकली बैटरी की जो केमिकल एनर्जी कम हुई है वो हीट एनर्जी बन जाती है। तो हम लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी is converted
टू हीट, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन दी रेसिस्टर, इन दी रेसिस्टर। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा उठता है कि अगर हीट एनर्जी बन रही है, मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें? तो ऐसा होता है कि बैटरी जितना काम करती है ना, बैटरी जितना काम करती है उतनी ही केमिकल एनर्जी कम होती है, उतनी ही केमिकल एनर्जी कम होती है और उतनी ही हीट बनती है। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसको हम H से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस मच, V इंटू आई इंटू टी। ओके, तो आप ओवरऑल कहानी को समझे कि यहां पे क्या हो रहा है। ओवरऑल कहानी ये है कि ये जो बैटरी है ये कुछ काम करती है, ये कुछ काम करती है, इतना, ये हमने डिराइव किया, इतना काम करती है बैटरी, ठीक है। बैटरी जब काम करती है तो उसकी केमिकल एनर्जी कम हो जाती है, उसकी केमिकल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और जितनी केमिकल एनर्जी कम होती है उतनी हीट एनर्जी बन जाती है इस रेजिस्टर में। तो रेजिस्टर में हीट एनर्जी बन रही है, यानी कि जो रेजिस्टर है वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। अब सवाल पैदा उठता है कि इसमें कितनी हीट एनर्जी बनती है। तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज वी आई इंटू टी, और वो बैटरी के वर्क के बराबर होती है। कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है हीट का, उसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। आप देखें कैसे। ओम्स लॉ अगर हम लगाएं, ओम्स लॉ अगर हम लगाएं यहां पे, तो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं आई को V बाई आर, आई को लिख सकते हैं V बाई आर। तो यहां पे आई की जगह पे V बाई आर लिख देंगे, आई की जगह पे V बाई आर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप देखें V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी का, ये भी फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई। एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखें। तो ये फॉर्मूला हमने देखा कि H इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा के V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, आई इंटू आर। तो V को लिख लेंगे I इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप देखें आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस का। दिस इज वन मोर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने देखा कि रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है और उसके तीन फॉर्मूले हमारे पास, एक ये वी आई इंटू टी, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और तीसरा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस का, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है तीनों में। हालांकि आपको तीनों याद रखना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज यूज हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला ये होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस फॉर्मूले का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से देखें आप थोड़ा। ये फॉर्मूला ये बता रहा है हमें कि अगर सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आई ज्यादा होगा, तो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी, हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी। लॉजिकल है, लॉजिकल है, क्योंकि करंट के फ्लो करने से ही हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, हीट उतनी ही प्रोड्यूस होगी। वही बता रही है क्वेश्चन कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये भी बता रहा है कि आर ज्यादा होगा, ये रेजिस्टर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर ज्यादा टाइम तक हम वेट करेंगे, तो ज्यादा टाइम तक हम वेट करेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सही बात है। 1 सेकंड में कम हीट प्रोड्यूस होगी, 2 सेकंड में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, 10 सेकंड में और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, 1 घंटे में और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सही बात है ना। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohms टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या सर्किट है हमारे पास कि बेसिकली 20 ohms का रेजिस्टेंस है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो हमें हीट डेवलप कितनी होगी ये निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, ठीक। तो अभी मैंने हीट का फॉर्मूला आपको बताया, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया। एक था V इंटू आई इंटू टी, दूसरा था V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और तीसरा था आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, एनीवेज, इस केस में हीट किस फॉर्मूले से निकाला जाए, क्या लगता है आपको, कौन सा फॉर्मूला? देखो, हमें आर दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, आर आई और टी, ठीक है। तो आर आई और टी को लेते हुए तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, सो दैट विल बिकम 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस मेनी जूल्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन देखते हैं। और रेजिस्टर ऑफ 10 ohms, 10 ohms का एक रेजिस्टर है, बना लेते हैं उसको, फोटो बनाना चाहिए। रेजिस्टर ऑफ 10 ohms is connected across a battery of 5 volt, is connected across a battery of 5 volt, ठीक है। तो एक बैटरी से कनेक्ट किया गया उसको, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट, ठीक। फाइंड हीट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड्स, और टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है, हीट। तो यहां पे हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, देखिए आप, मेरे को आर दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, आर और वी दिया हुआ है, आर और वी, आर और वी, इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये देखें, आर और वी के फॉर्म में ये फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम हीट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, v is 5, r is 10 इंटू टी, दैट इज 2, दिस मेनी जूल्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला यूज किया, फिर ये किसी क्वेश्चन में ये भी यूज करना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आप मेरा सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हमें दी हुई है, 100 जूल। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है इन अ 4 ओम रेजिस्टर, किसमें, एक रेजिस्टर में जिसकी वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। तो ऑब्वियसली से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है, ठीक है। तो आप देखें, हीट दिया हुआ है हमें कि 100 जूल बन रही है एक सेकंड में इस रेजिस्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहां पे। तो इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना सही होगा, बताएं आप। मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करना सही होगा, क्योंकि V निकालना है, ठीक है, V निकालना है, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, देखो आर दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना बेस्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हीट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हीट प्रोड्यूस इज 100 जूल, V हमें निकालना है, R इज 4, और जो टाइम लग रहा है वो 1। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर विल गेट V इक्वल्स टू 20 वोल्ट, ठीक है। दैट इज आवर आंसर। तो हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, तो वहां आ गया हमारा 20 वोल्ट्स। दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइज, लेट्स सी दिस। इसको भी ऐसा करें आप, वीडियो को पॉज करके खुद करें, नहीं हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देखें। तो आपने शायद ट्राई किया होगा। अब मैं आपको अपना सोल्यूशन बताता हूं। कंप्यूट दी हीट जनरेटेड, तो हीट कितनी बन रही है ये हमें निकालना है, while transferring this coulomb of charge। ओके, थोड़ी नई चीज लग रही है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring this coulomb of charge, कुछ चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है इतने कूलम का, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring this much coulomb of charge in 1 hour, in 1 hour through a potential difference of 50 volt, through a potential difference of 50 volt, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या हो रहा है। बेसिकली एक रेजिस्टर है, उसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। इस रेजिस्टर की बात वो कर नहीं रहा है क्वेश्चन में, बट यार चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई रेजिस्टर तो होगा ही, ठीक है। और वो कितने बैटरी से कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की बैटरी से। तो एक रेजिस्टर है 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। वो करंट नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इससे कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है Q, दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। ये चार्ज हमें दिया हुआ है। तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हमें बताना है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बताना है। कैसे निकालेंगे जेंटलमैन, देखें यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी, ओके।
तो V तो हम लिख देंगे 50, I और T, ना I दिया हुआ है ना T दिया हुआ है, कैसे होगा? सो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, शायद आप सोच पा रहे हो। I जो होता है दैट इज Q बाई T, तो इसका मतलब है I इंटू टी को क्या लिखा जा सकता है? Q, I इंटू टी को लिखा जा सकता है Q। तो अब आप यहां पे आ जाएं और आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसको लिखेंगे 50 इंटू आई इंटू टी को लिखेंगे यहां से Q, Q, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू Q, दैट इज 96000, ठीक है। दिस मच जूल, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो हमने देखा करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये जितने भी डिवाइसेस आप यहां पे देख रहे हैं, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है, सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है। जैसे मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो ये रूम हीटर है, इसमें आप देखें अंदर वायर्स होते हैं जिससे करंट फ्लो करता है, तो वायर्स गर्म हो जाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, ठीक है। ये जो है बल्ब है, बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है इस तरीके से, इससे जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है, ये फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होकर चमकने लगता है, चमकने लगता है तो लाइट देता है, ठीक है। ये तो इससे हम कपड़े आयरन करते हैं, ठीक है। इसमें नीचे एक प्लेट होती है, उससे जब करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है, तो उससे हम अपने कपड़े आयरन करते हैं। ये आपने देखा होगा, इसको पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं विंटर्स में, तो इससे करंट फ्लो करता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है तो इससे पानी गर्म करते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इसमें भी वही हो रहा होता है बेसिकली। तो इनमें से कुछ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बल्ब की बात करते हैं, बल्ब में एक वायर लगा होता है अंदर, इस वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये वायर ही मेन चीज होती है, इससे जब करंट पास होता है तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होके लाइट इमिट करता है, ठीक है। तो बल्ब से बेसिकली हमें लाइट एनर्जी मिलती है, हालांकि मिलती तो हीट एनर्जी भी है। बल्ब के पास जाके अपना हाथ रखोगे ना तो आपको गर्मी फील होगी। तो हालांकि बल्ब का यूज हम लाइट एनर्जी पाने के लिए करते हैं, बट हीट एनर्जी भी उससे मिलती है, ओके। अब देखिए आप, ये जो फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं टंगस्टन? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कितना होता है एग्जैक्टली बोले तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए सोचिए। ऑब्वियसली यार ये बहुत गर्म हो जाता है ना, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज करते हैं। एक और चीज है यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एम्प्टी स्पेस होता है यहां पे, एम्प्टी स्पेस, उसमें हम इनएक्टिव गैसेस भर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। क्यों करते होंगे ऐसा? उसका रीजन है कि ये जो हॉट टंगस्टन होता है ना, हॉट टंगस्टन, ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। मतलब ये किसी भी चीज से जल्दी से रिएक्शन कर सकता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। अगर ये केमिकल रिएक्शन कर लेगा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा तो ये बल्ब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन और आर्गन भर देते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन जो होते हैं वो हॉट टंगस्टन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा टंगस्टन बचा रहता है और बल्ब अच्छे से काम करता है। इन चीजों में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है। जैसे हम आयरन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो प्लेट होता है उससे करंट पास करता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि ये जो प्लेट होता है वो हम मेटल का नहीं बनाते हैं, बेसिकली वो हम एलॉय का बनाते हैं, एलॉय का। वैसे ये जो टोस्टर होता है इसमें भी अंदर एक प्लेट होती है जो गर्म होती है, उसको भी हम मेटल का नहीं बल्कि एलॉय का बनाते हैं, ठीक है। एलॉय क्या होता है आपको पता ही है। ऐसा क्यों करते हैं हम? उसका रीजन मैंने यहां लिखा है। क्या रीजन है? हॉट मेटल कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर हम यहां पे मेटल यूज करेंगे ना तो वो जब गर्म होगा
तो आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। तो जब ये मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो ये मेटल खराब हो जाएगा और फिर ये डिवाइस ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम मेटल यूज नहीं करना चाहते। हाँ, एलॉयज क्यों यूज कर लेते हैं? एलॉयज डू नॉट रिएक्ट इजिली विथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एलॉयज जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो बचे रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है जहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज आता है वो है फ्यूज। तो फ्यूज देखने में कुछ ऐसा दिखता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला पॉइंट हम जो देखेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो क्या देखना है यार, दिख ही रहा है कि कैसा दिखता है ये। तो उसमें देखें ये बीच में एक वायर होता है, ठीक है, यही मेन चीज होती है। इसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। ये जनरली किसी मेटल या एलॉय का बना होता है और जनरली इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये थोड़ी देर में आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं ये जो वायर है वो इस बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्स लगाया जाता है। तो जनरली ये जो बॉक्स होता है वो पोर्सिलीन का बना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं वर्किंग, कि क्या काम करता है और कैसे, ठीक है। तो आप एक सिचुएशन कंसीडर करें कि ये आपके घर का टीवी है, ठीक है, उसमें इस वायर से कुछ करंट जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर ये करंट बहुत ज्यादा हो गया ना, तो मतलब आपके टीवी में अगर बहुत ज्यादा करंट चला गया तो आपका टीवी खराब हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे आप सोचें कि हो सकता है कि ये जो टीवी है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट ले सकती है, मैक्सिमम इसमें 10 एम्पियर का करंट जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 से ज्यादा करंट इसमें गया तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी टीवी की नहीं होती है, बल्कि घर में यूज होने वाले बाकी अप्लायंसेस की भी होती है। जैसे ये फ्रिज है, उसमें भी करंट जाता है। अगर ये करंट बहुत ज्यादा चला गया फ्रिज में तो फ्रिज जो है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आता है हमारा हीरो फ्यूज। ये फ्यूज क्या करता है? इन कॉस्टली डिवाइसेस को इस प्रॉब्लम से बचाता है। तो इसको लिख लेंगे हम, फ्यूज प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट, ठीक है। तो फ्यूज प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट। चले तो देखते हैं कि फ्यूज जो है वो कैसे हमारे टीवी को या फ्रिज को बचा सकता है। सपोज अगर आपको टीवी को बचाना है तो हम क्या करेंगे, टीवी के साथ एक फ्यूज कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहां से करंट आएगा, अगर ये करंट कम है तो ये कुछ दिक्कत नहीं है यहां पे। फिर ये करंट फ्यूज से पास होके इस टीवी तक पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि करंट कम था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सोचिए कि अब बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये करंट इतना ज्यादा है कि अगर वो टीवी में चला गया तो टीवी खराब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये करंट पहले फ्यूज से पास होगा, ठीक है, फ्यूज से पास होगा बहुत ज्यादा करंट। तो ये जो बहुत ज्यादा करंट फ्यूज से पास होगा तो ये फ्यूज बहुत गर्म हो जाएगा, वेरी हॉट, ठीक है। जहां पे यूज आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस फ्यूज से पास होगा तो ये फ्यूज बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। करंट बहुत ज्यादा है तो ये गर्म भी ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा गर्म होने से क्या होगा, ध्यान दें, इस फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया इस फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये जब बहुत गर्म हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, मतलब ये टूट गया यहां से। तो अब ये जो करंट है वो यहां तक पहुंच पाएगा नहीं और हमारा टीवी जो है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूज हमारे कॉस्टली टीवी को बचाता है। इसको हम लिख सकते हैं। तो एक तो पॉइंट हम ये लिख लेंगे कि फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे हमने टीवी के सीरीज में कनेक्ट किया है। दूसरा हम लिख सकते हैं व्हेन हाई करंट
flows, fuse melts and breaks the circuit. Fuse melts and breaks the circuit. Now the high current does not flow through costly electric appliance. Thus, the appliance is saved. तो अभी तक हमने देखा एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. क्या डिसएडवांटेज होता है? जैसे देखो आप, ये टीवी है, इसमें करंट पास होगा, ठीक है, तो जब भी किसी चीज में करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है. लेकिन यार जब इस टीवी को हम करंट दे रहे हैं तो क्या हम ये चाहते हैं कि टीवी गर्म हो जाए? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि उसमें फोटो आए, वीडियो आए. हम ये थोड़ी चाहते हैं कि गर्म हो जाए. तो टीवी फालतू में ही गर्म हो जाती है, ठीक है, तो उससे एनर्जी का वेस्टेज होता है. तो वो डिसएडवांटेज हो गया. वैसे ही पंखे में जब करंट आता है तो पंखा भी थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन क्या पंखे को गर्म करना हमारा एम है? नहीं, हमारा एम है सिर्फ पंखे को चलाना, लेकिन चलने के साथ साथ वो गर्म भी हो जाता है, तो वो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है. वैसे ही ये वॉशिंग मशीन है, उसके साथ भी ऐसे हो रहा है. तो ये सारे कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिसमें एक्चुअली में हम चाहते थे कि चीजें गर्म हो. जैसे हीटर में एक्चुअली में चाहते थे कि वो गर्म हो, ठीक है. तो इस सब में जब चीजें गर्म होती हैं करंट के फ्लो से तो वो एडवांटेज है. लेकिन इन सब चीजें में जब करंट के कारण ये गर्म हो जाती हैं तो वो डिसएडवांटेज है. तो नया टर्म हम सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर. क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पावर? लेट्स सी. देखें, हमने ये पढ़ा है कि इस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है. कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस्ड के ये तीन फॉर्मूले हैं. अब इसी चीज से रिलेटेड हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, या फिर उसको सिंपली पावर भी बोल देते हैं. सिंबल पी से इसको डिनोट करते हैं. दैट इज डिफाइंड एज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय टाइम. तो क्या मतलब हुआ? हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज पावर. मतलब इस रेजिस्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में. यूनिट टाइम में मतलब एक सेकेंड में जो हीट इसमें प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे पावर. तो आप देख सकते हैं हीट और पावर रिलेटेड से टर्म हो गए. इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकंड में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, 2 सेकंड में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, 3 सेकंड में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, 1 घंटे में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है. लेकिन 1 सेकंड में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पावर. अब देखिए, पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हीट प्रोड्यूस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है. तो वो हम करेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूला ये है, डिवाइड करेंगे टाइम से, तो आप देख सकते हैं टी कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या तो वी आई, क्या फिर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आई स्क्वायर आर, ठीक है. तो दीज आर फॉर्मूलाज ऑफ पावर. ओके, तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ पावर की. यूनिट ऑफ पावर, जब भी फिजिक्स में कोई हम नया टर्म देखते हैं तो हम यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, तो आप देखिए पावर का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू आई, ठीक है. तो पावर की यूनिट अगर हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? V की यूनिट लिखेंगे, पोटेंशियल की यूनिट, और इंटू करंट की यूनिट. पावर की यूनिट लिखनी हो तो हम पोटेंशियल की यूनिट लिखेंगे इंटू करंट की यूनिट. तो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास हो जाएगी वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट, इंटू करंट की यूनिट एम्पियर. तो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि पावर की जो यूनिट है वोल्ट इंटू एम्पियर, उसको एक नया नाम दिया गया है, उसको हम जनरली वॉट बोलते हैं. वॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W. ये SI यूनिट है पावर की, SI यूनिट, ठीक है. तो इसका मतलब है कि अगर किसी चीज का पावर 10 है
तो ऐसा यूनिट में बोलेंगे 10 वॉट। 20 है तो हम ऐसा यूनिट बोलेंगे 20 वॉट। वाट को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, आप देखें यहां पे ये इक्वेशन देखें, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं वॉट को। तो हम बोल सकते हैं 1 वॉट इज एक्चुअली 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जैसे कि अगर ये रेजिस्टर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उससे करंट भी 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो गया और करंट भी 1 एम्पियर हो गया। तो इसमें जो पावर होगा, इस सिस्टम में जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 वॉट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड, 1 watt is the power consumed in a resistor when potential difference across it is 1 volt and current through it is 1 ampere। ठीक है, 1 watt की डेफिनेशन हो गई। 1 watt is the power consumed, वो पावर है जो कंज्यूम होता है in a resistor when potential difference across it is 1 volt and current through it is 1 ampere। ये जो डिफिनीशन वगैरह होती हैं ये उतने काम की नहीं होती है, वो उतनी कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है। मेन तो चीज ये है कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब है हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे कि लेट्स डू दिस क्वेश्चन, क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जनरेटर को हम बैटरी की तरह ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट जनरेटर। तो इसका मतलब है एक बल्ब है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। ठीक है, द करंट इज 0.5 एम्पियर। इस बल्ब से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब का हमें पावर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, पहले आप हमेशा सोचो कि पावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बल्ब में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट गर्म हो रहा है। तो पावर का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकंड में। एनीवेज, पावर को निकालेंगे कैसे, पावर को निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर, और एक है I स्क्वायर आर। तो कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करना चाहिए, देखें आप क्या क्या हमें दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। हमें I दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला सूट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। V की वैल्यू 220 और I की यूनिट 0.5, सो दिस विल बी 110। तो पावर इज 110 और उसकी SI यूनिट क्या होती है, वॉट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पावर ऑफ द बल्ब इज 110, मतलब 110 जूल की एनर्जी, 110 अमाउंट की एनर्जी, हीट एनर्जी इस बल्ब में प्रोड्यूस हो रही है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में। लेट्स सी दिस स्मॉल क्वेश्चन, which of the following terms does not represent electrical power in the circuit। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टर्म पावर का फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली ये बताना है। I स्क्वायर आर ये तो है, ठीक है, ये तो हमने देखा है, I स्क्वायर है, यहां लिखा हुआ भी है। I आर स्क्वायर, अरे ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, है क्या, देखें देखें देखें, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये चेक करें VI, ये पावर का फॉर्मूला है क्या, है, देखो यहां लिखा हुआ है V स्क्वायर बाई आर, और ये भी है, देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अकेला था जो पावर का फॉर्मूला नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। ओके, 220 वोल्ट लाइन का क्या मतलब है, लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं बैटरी की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है अपन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। एक मोटर है, मोटर वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो 220 वोल्ट की बैटरी हो गई और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। तो सबसे पहले तो हमें पावर निकालना है इस मोटर का। तो पावर के 3 फॉर्मूले हमारे पास, V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर
और एक आई स्क्वायर इंटू आर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये हमें डिसाइड करना है। सो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें V पता है और I पता है, ठीक है, I पता है और V पता है, तो उससे पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो V is 220 एंड I is 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा this much watt। तो that is our answer, this is the power of the motor, simple। ओके, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें एक और पार्ट भी है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, वो हमने कर लिया है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, इसको ध्यान से देखें, ये हमारे लिए एक नया पार्ट जैसा है। तो देखो, पावर जो इतना आ गया है, पावर जो इतना आ गया है, उसका क्या मतलब है मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 सेकंड में, ठीक है। पावर इतना आया है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। हमें निकालना है 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 2 घंटे का मतलब होता है 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज दिस मेनी सेकेंड्स। तो 1 सेकंड में अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो स्टूडेंट्स आप बताएं इतने सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। 1100 इंटू 7200 जूल, ठीक है। कैलकुलेट करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब 2 घंटे में इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये थोड़ा एक नयापन था, इसको आप ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सी बात है। देखें, पावर इतना आ गया, तो इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में उतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। और 1 सेकंड में पता चल गया इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इतने सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से। सही बात है ना। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms draws 15 ampere from the service mains। An electric heater of resistance 8 ohms draws 15 amperes from service mains। देखिए क्या मतलब है यहां पे कि एक हीटर है जिसको हम रेजिस्टर से बना सकते हैं, वो शायद एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, ओके। इस हीटर का रेजिस्टेंस है 8 ohms और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 15 एम्पियर, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटर। रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटर, ये निकालना है। अब ध्यान दें, ये एक नया टर्म है, नया टर्म, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक्चुअली में ये नया टर्म नहीं है, ये जो पावर मैंने आपको बताया है उसी को कई बार बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। आप समझ लो कि ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट जो पूछा जा रहा है वो पावर का ही दूसरा नाम है। तो पावर का ही दूसरा नाम है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो बेसिकली पावर ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूले हमारे पास, तीनों में से कोई एक यूज करेंगे डिपेंडिंग की क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखें आप, आर दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। तो आर और आई के हिसाब से तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे। आई की जगह पे 15 और आर की जगह पे 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस मच 1800 वॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेज मोर एनर्जी, विच यूजेज मोर एनर्जी। टीवी के बारे में दिया हुआ है, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप समझे, एक टीवी है हमारे पास, टीवी वो 1 घंटे तक चलती है, 1 घंटे तक चलती है, उसका पावर दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक टोस्टर है वो 10 मिनट तक चलता है, उसका भी पावर दिया हुआ है। तो हमें बताना है इस टीवी और टोस्टर में से, इस टीवी और टोस्टर में से किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है, किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है। सो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस टीवी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टीवी का पावर दिया हुआ है हमें, टीवी का पावर दिया हुआ है 250 वॉट, ठीक है। तो पावर 250 वॉट है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया है। क्या मतलब होता है इसका, कि 1 सेकेंड में ये टीवी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, 250 जूल। पावर 250 है, इसका मतलब 1 सेकेंड में टीवी इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है। हमें पता करना है 1 घंटे में। तो 1 घंटे का मतलब होता है
3600 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इतने सेकेंड्स में कितनी कंज्यूम होगी? 250 इंटू 3600 जूल। तो आ जाएगा 9000000 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब 1 घंटे में टीवी इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है, इतनी। ठीक है, ये टीवी की बात हो गई। अब हम टोस्टर की बात करेंगे। टोस्टर, तो टोस्टर का हमें पावर कितना दिया हुआ है? देखें, टोस्टर का पावर दिया है 1200 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में जो टोस्टर है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है 1 सेकेंड में। हमें पता करना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट का मतलब होता है 600 सेकेंड्स। तो अगर 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है तो 600 सेकंड में कितनी होगी? दिस इंटू 600 जूल। दिस विल कम आउट टू बी दिस मच जूल, दिस मच जूल। तो आई थिंक अब फैसले की घड़ी आ गई है। टीवी ने इतनी एनर्जी कंज्यूम की और टोस्टर ने इतनी एनर्जी कंज्यूम की। किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है? टीवी। तो टीवी ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमें क्या बताना था? विच यूजेज मोर एनर्जी, विच यूजेज मोर एनर्जी। तो इट इज टीवी विच इज यूजिंग मोर एनर्जी। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखें। एन इलेक्ट्रिक आयरन, इस इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जा रही है, कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज at the maximum rate. Okay, and 360 watt when the heating is at the minimum, when the heating is at the minimum. Okay, देखो यहां पे दो तरीके की बात की जा रही है, क्या मतलब है उसका? गाइस, आपने इलेक्ट्रिक आयरन तो यूज किया ही होगा, उसमें यहां पे एक नॉब होता है, इसको घुमाने से यह कंट्रोल होता है कि आयरन कितना गर्म होगा। ठीक है, हम चाहें तो नॉब को ऐसे घुमा सकते हैं ताकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो, बहुत ज्यादा, और हम चाहें तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं कि ये ज्यादा गर्म ना हो। तो उसी से रिलेटेड यहां पे बात की गई है। एक बात की जा रही है मैक्सिमम हीटिंग की, मतलब नॉब को ऐसे घुमाया गया है कि मैक्सिमम हीटिंग हो रही है, और एक बार बात की जा रही है मिनिमम हीटिंग की, मतलब नॉब को ऐसे घुमाया गया है कि मिनिमम हीटिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब मैक्सिमम हीटिंग हो रही है, तो पावर है 840 वॉट, पावर इज 840 वॉट, और जब मिनिमम हीटिंग हो रही है तो पावर इज 360 वॉट, 360 वॉट। देखिए तो लॉजिकल है ये, ज्यादा हीटिंग हो रही है तो पावर ज्यादा है, कम हीटिंग हो रही है तो पावर भी कम है। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट आर द करेंट्स एंड रेजिस्टर इन ईच केस? ओके, दोनों केस में, एक मैक्सिमम हीटिंग वाले केस में और एक मिनिमम हीटिंग वाले केस में, दोनों केस में बताना है कि करंट कितना है और रेजिस्टर कितना है इस आयरन का, इस आयरन का। तो ये हमने सर्किट बना लिया है दोनों केस में। ठीक है, ये मैक्सिमम हीटिंग वाला केस हमने बनाया है। ठीक है, बैटरी 220 वोल्ट की। ठीक है, ये रेजिस्टर बना लिया हमने इस आयरन का रेजिस्टर, उससे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, पावर लिख लिया हमने यहां पे। वही काम हमने मिनिमम हीटिंग वाले केस के लिए भी कर लिया है। ठीक है, तो यहां पे हमें आई और आर निकालना है, आई और आर। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, V इंटू आई स्क्वायर आर, और तीसरा V स्क्वायर बाई आर। इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपका कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि पावर हमें पता है, V हमें पता है, आई निकल जाएगा, आई तो निकालना है। ठीक है, तो करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे पावर की जगह पे 840, V की जगह पे 220 और I की जगह पे I। तो यहां से हमारे पास I आ जाएगा 840 डिवाइड बाई 220 एम्पियर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.81 एम्पियर आ जाएगा। तो दैट इज आवर आंसर, करंट आ गया, इस केस में करंट आ गया। ओके, रेजिस्टर कैसे निकलेगा? रेजिस्टर निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है। पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो पावर है हमारा 840,
वी स्क्वायर दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके अपन आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां भी कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से यहां भी कर लेंगे। मैं शॉर्ट नंबर करके दिखा देता हूं। तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इंटू आई। पावर इज 360, v इज 220 इंटू आई। इसको सॉल्व करके आई आ जाएगा। फिर पावर का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे v स्क्वायर बाई आर। तो पावर इज 360, v इज 220 बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम आर आ जाएगा। ठीक है। ओके, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। इट्स अ वेरी गुड, वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohms रजिस्टर। कोई 2 ohm रजिस्टर है, उसमें पावर निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। फर्स्ट सर्किट क्या है? 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm। ठीक है, तो ये सर्किट बना लेते हैं पहले। तो ये सर्किट है हमारे पास। ठीक है, 1 और 2 ohms को सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। पावर बताना है 2 ohms रजिस्टर में। ध्यान दें, 2 ohms रजिस्टर में पावर बताना है। मतलब इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें बताना है। तो क्या करें? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। कई बार देखो लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हालांकि ये गलत है। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और v की जगह पे क्या लिख देते हैं? 6 वोल्ट, और r की जगह पे लिख देते हैं 2। ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप बताएं मुझे, क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्या आप वो समझ पा रहे हो? देखो मैं आपको बताता हूं। जब आप यूज कर रहे हो ये फॉर्मूला पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो इसमें ये आर क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टर जिससे पावर निकालना है। ठीक है, ठीक, तो सही है। आर तो आपने 2 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वी क्या है? वी, ये जो वी है वो इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज इसको V1 बोल देते हैं। इस रेजिस्टर से पावर निकालना है ना, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कोई भी पोटेंशियल लिख दिया यहां पे, इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो V की जगह पे हमने 6 रखा है। 6 तो बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का। क्या इस रेजिस्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल 6 होगा? नो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा है कि अगर इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल हम V2 ले लें तो एक्चुअली में V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है ना, ये जो पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है इसका सम होगा 6। तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि V1 इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, जबकि हमने V की जगह पे क्या लिख दिया? 6। तो इसलिए ये सोल्यूशन गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम पावर इसके लिए निकाल रहे हैं और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो R भी इसी का होगा और V भी इसी का होगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन गलत हो गया। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस सर्किट में जो करंट आई होगा, दोनों रजिस्टर में सेम ही करंट होगा। क्यों सेम करंट होगा दोनों में? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। मैंने आपको पढ़ा है कि 2 रजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट क्या होता है? सेम। ठीक है, तो ये करंट निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? सीरीज में है दोनों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होने पे ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3, तो दैट विल बी 4 ओम। तो अब ये करंट आसानी से निकल जाएगा। करंट ओम्स लॉ से आ जाएगा V बाई आर। ठीक है, तो V की जगह पे 6 वोल्ट लिख लेंगे और ये वाला R लिखेंगे R 4, सो दैट इज 3/2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट आ गया दैट इज 3/2 एम्पियर। ठीक है, तो इस रेजिस्टर का अब आप देखें, आपको रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है, तो अब इससे आप आसानी से पावर निकाल सकते हो बाय फॉर्मूला ऑफ विच फॉर्मूला? I स्क्वायर इंटू आर। I स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर एंड R मीन्स 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/2 वॉट। दैट विल बी आवर आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अ 4 वोल्ट बैटरी, सेकंड पार्ट में है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 एंड 2 ohms। ठीक है, तो सर्किट बना लेता हूं मैं पहले। तो ऐसा सर्किट है हमारे पास। ठीक है, और इस रेजिस्टर के क्रॉस हमें पावर निकालना है, इस रेजिस्टर के क्रॉस पावर। ठीक है, ये आसान है, ये सेकंड पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो R इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, वो कितना है? वो क्लियरली 2 है। V क्या है? इसके क्रॉस का पोटेंशियल, इसके क्रॉस का पोटेंशियल। इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा? 4 होगा। 4 ऐसे काम हमने किए हैं। क्यों 4 होगा? इस रेजिस्टर का एक एंड जो है आप देखें बैटरी के एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टर के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी का है, दैट इज 4। तो यहां से सिंपली हमारे पास आ जाएगा 8 वॉट। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
उसको आप ध्यान से देख सकते हैं एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके। किलोवाट आवर, तो देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी की यूनिट जो होती है, एनर्जी या हीट बोल लो, उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जूल, ठीक है। लेकिन एनर्जी की एक और यूनिट कई बार हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये भी एनर्जी या हीट की यूनिट होती है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, KW फॉर किलोवाट, H फॉर आवर। ओके, तो अब हमें एनर्जी की दो यूनिट पता है कि ये और जूल, तो हम दोनों में रिलेशन जानना चाहेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है, 1 किलोवाट आवर, इसको हम लिख सकते हैं किलोवाट, किलोवाट इसको लिख सकते हैं 1000 वाट, आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा 3600,000 जूल। So this is equals to 3.6 into 10 to power 6 joule. So this is an important relation जो आपको याद होना चाहिए कि 1 kilowatt hour is actually equals to 3.6 into 10 to power 6 joule, ठीक है। तो किलोवाट आवर भी जो है वो एनर्जी और हीट की यूनिट है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे, हाउ मच जूल इज 5 किलोवाट आवर, हाउ मच जूल इज 5 किलोवाट आवर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताना है कि 5 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो क्या लगता है आपको 5 किलोवाट आवर कितना होगा? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 5 जूल। So this will come out to be 18 into 10 to power 6 joule. So that is our answer. Okay students, let's do this question. A heater of power 400 watt, एक हीटर है जिसका पावर है 400 watt, runs for 8 hours a day for 30 days. एक हीटर है जिसको हम रोज यूज करते हैं 8 घंटे के लिए, 30 दिनों के लिए। फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो हमें बताना है कि कितनी एनर्जी ये हीटर कंज्यूम करता है। बहुत देर तक हम इसको चला रहे हैं तो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितनी एनर्जी वही हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए इस हीटर को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखें अगर हम घंटे में बात करें तो होगा 8 इंटू 30 आवर्स, सही बात है। अगर हम सेकेंड्स में बात करें तो इट विल बी 8 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स के लिए हीटर को यूज किया जा रहा है। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 864,000 सेकेंड। आप कैलकुलेट करके देखना इतना आ जाता है, ओके। तो हीटर को इतने सेकंड के लिए यूज किया गया, ओके फाइन। अब आप हीटर के पावर पे कंसंट्रेट करें। हीटर का पावर 400 वॉट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हीटर को अगर 1 सेकंड के लिए यूज किया जाए तो वो 400 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है, सही बात है, हमने पहले भी किया। तो अगर हम इसको 864,000 सेकेंड्स के लिए यूज करेंगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? ऑब्वियसली 400 इंटू 864 इंटू 000 जूल, इतनी एनर्जी यूज होगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो क्या बताना है? हमें बताना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। हमें बताना तो ये कि कितनी एनर्जी कंज्यूम है, लेकिन यूनिट क्या रखनी है? किलोवाट आवर। हमारे पास अभी जो आंसर है वो किस में है? जूल में। तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल वाज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 किलोवाट आवर, ठीक है। तो फिर 4 इंटू 864 इंटू 10 टू पावर 5 जो कि ये है जूल शुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू 864 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू द पावर 6 किलोवाट आवर होगा। तो सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। हमने देखा था ये इतना जूल जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है, तो 1 जूल इतना किलोवाट आवर होगा, और इतना जूल जो है वो इतना किलोवाट होगा। सिर्फ यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। सॉल्व करने पे आ जाएगा 96 किलोवाट आवर। सो दैट इज आवर आंसर। एनर्जी कंज्यूम्ड इज 96 किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइज। क्या क्वेश्चन है ये? एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt
ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट दिस मच ऑफ प्राइस। ओके गाइस, देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एक अप्लायंस है जिसका पावर दिया हुआ है, उसको रोज 8 घंटे यूज करते हैं हम, और कितने दिनों तक यूज कर रहे हैं, 30 डेज तक, ठीक है। तो देखो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही डेटा था, तो हमने निकाल लिया था कि ये जो अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड हमने भी निकाला है, वो आया था 96 किलो वॉट आवर, ठीक है। 30 दिनों में ये जो अप्लायंस है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। कैसे निकाली हमने, अभी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें बिल्कुल वही काम किया है हमने, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की कॉस्ट क्या है, ₹3 पर किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट एनर्जी की कॉस्ट है ₹3, तो हमें चाहिए 96 किलो वाट आवर की एनर्जी, तो हमें कॉस्ट कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3 into 96 रुपीज, दिस विल बी 288 रुपीज। वेरी सिंपल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी इतनी कंज्यूम हुई, 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने के लिए 3 रुपए लगते हैं, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 किलोवाट कंज्यूम करने के लिए 3 रुपए लगते हैं, तो 96 किलोवाट करने के लिए कितना लगेगा, 3 into 96 रुपीज। ओके गाइस, तो हम चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं बिल्कुल। रेटिंग ऑफ डिवाइसेस क्या होता है, जैसे सपोज करो आप बल्ब खरीदने जाते हो, तो आप दुकानदार से बोलोगे यार हमें एक बल्ब दे दो, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि मुझे 60 वॉट का बल्ब चाहिए, 100 वॉट का बल्ब चाहिए। खरीदा कभी आपने बल्ब, अगर आपने खरीदा है तो आपने ऐसा बोला होगा, ठीक है। तो कोई बल्ब अगर आप खरीदते हो तो उसके ऊपर कई सारी चीज लिखी होती है, एक तो कंपनी का नाम लिखा होता है, बजाज, जी, किस कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। उसके अलावा उसमें कुछ इस टाइप से लिखा होगा, जैसे 60 वॉट, ठीक है, या 100 वॉट, 200 वॉट, कुछ ऐसा एक लिखा होगा वॉट में, और वैसे कुछ वोल्ट में भी लिखा होगा, जैसे 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, या कुछ भी ऐसे वोल्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो पावर की यूनिट में कुछ लिखा होगा और एक पोटेंशियल की यूनिट में कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो लिखा होता है ना बल्ब के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ बल्ब या रेटिंग ऑफ डिवाइस। सिर्फ बल्ब पे ही ये दोनों चीज नहीं लिखी होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके किसी ना किसी कोने में ऐसे 2 नंबर्स लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ डिवाइस। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि इस बल्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बल्ब को अगर हमने 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, जो यहां लिखा हुआ है रेटिंग में अगर इस बल्ब को हमने 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें जो पावर होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसका जो पावर होगा दैट विल बी 60 वॉट, ठीक है, ये मतलब होता है। तो अगर किसी बल्ब की रेटिंग दी हुई है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि बल्ब के क्रॉस 220 वोल्ट की बैटरी हो तो उसमें जो पावर कंज्यूम होगा दैट विल बी 60 वॉट। समझ रहे आप, ये मतलब होता है। तो ये तो हमने रेटिंग का मतलब समझ लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, अगर मुझे किसी डिवाइस की रेटिंग पता है तो मैं उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे इस बल्ब की मुझे रेटिंग पता है तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं R = V²/P, ठीक है। देखो इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है, और उसमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 60, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है, कि अगर किसी डिवाइस की रेटिंग दी हुई है तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। कैसे, इस फॉर्मूले से उसकी वोल्टेज वाली रेटिंग लिखेंगे, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करें, ये एक रूम हीटर है, ठीक है, उसकी पावर रेटिंग दी हुई है, पावर रेटिंग, और उसकी वोल्टेज रेटिंग दी हुई है, रेटिंग, ठीक है। तो इस हीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकाल पाएंगे आप, बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटिंग,
पावर रेटिंग इज 200. दिस विल बी 100 into 100 divided by 200. So that will be 50 ohms. ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ये जो वायर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ohms. तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं. लेट्स सी दिस गुड क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग दी हुई इतनी. ठीक है, रेटिंग दी हुई. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर और वोल्टेज रेटिंग दी हुई है. तो मैंने आपको बताया इन दोनों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जेंटलमैन, इन दोनों के हेल्प से हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. कैसे? वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटिंग. तो वोल्टेज रेटिंग है 220, ठीक है, और पावर रेटिंग है 100. तो ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू 22 ओम्स. ठीक है, तो यानी हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस इतना है. ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं हम. व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, व्हेन दिस बल्ब इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, इसका मतलब है कि इस बल्ब को, जिसका रेजिस्टेंस हमने 22 इंटू 22 ओम्स निकाल लिया है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल कितना है 110 वोल्ट. उसका पोटेंशियल है 110 वोल्ट. ठीक है, तो अब क्या करें. द पावर कंज्यूम्ड विल बी. ओके, तो इस बल्ब में कितना पावर कंज्यूम होगा ये बताना है. इस बल्ब में कितना पावर कंज्यूम होगा ये बताना है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करें. देखें, एक चीज जो यहां पे लोग गलत कर देते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं. यहां क्वेश्चन में एक पावर दिया हुआ है 100 वॉट. 100 वॉट, तो कुछ लोग सोचते हैं कि आंसर 100 ही होगा, कि यहां पे जो बल्ब का पावर है वो 100 ही होगा. क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. 100 वॉट तो बिल्कुल सही है ही नहीं. क्यों सही नहीं है? देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि इस बल्ब में पावर 100 वॉट होगा. कब होगा? कब होगा? इस बल्ब में 100 वॉट पावर तब होगा जब इसके क्रॉस बैटरी होगी 220 वोल्ट की. ठीक है, ठीक है, रेटिंग इतनी दी हुई है, इसका मतलब है इसके क्रॉस पावर 100 वॉट तब होगा जब इसके क्रॉस बैटरी होगी 220 वोल्ट की. ठीक है, लेकिन अभी बैटरी 220 वोल्ट की नहीं है, कुछ और है, तो पावर भी कुछ और होगा. पावर भी कुछ और होगा. आप समझ रहे मेरी बात? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बल्ब का पावर 100 वोल्ट 100 वॉट दिया हुआ है तो वही होना चाहिए. नहीं, वो नहीं होगा. 100 वॉट पावर तब होगा जब उस बल्ब के क्रॉस बैटरी 220 वोल्ट की होगी. ठीक है, लेकिन अभी बैटरी 220 वोल्ट की नहीं है, तो पावर कुछ और होगा. अब इस पावर को हम निकालेंगे कैसे? तो पावर का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे V स्क्वायर बाई R. ठीक है, V स्क्वायर मतलब 110 स्क्वायर. अभी इस बल्ब के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो. ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस 22 इंटू 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 वॉट. 25 watt. That will be answer. मतलब option number D. Okay guys, let's do this question. Two lamps, one rated this and other rated this. दो लैम्प्स की बात की जा रही है, दोनों की रेटिंग दी हुई है. तो रेटिंग के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? उनका रेजिस्टेंस. तो हम दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. बल्ब या लैम्प एक ही बात है. बल्ब 1, उसकी रेटिंग ये है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम? उसके रेजिस्टेंस को R1 बोल देते हैं. तो वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर रेटिंग. तो वोल्टेज रेटिंग दैट विल बी 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर रेटिंग दैट विल बी 100. तो ये आ जाएगा 22 इंटू 22 ओम्स. ठीक है, अब बल्ब 2 की बात भी कर लेते हैं. बल्ब 2 की रेटिंग इतनी दी हुई है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर से वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर दैट इज 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर रेटिंग दैट इज 60. ठीक है, तो ये दोनों बल्ब का हमें रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करना है. टू लैम्प्स, वन रेटेड दिस अनदर रेटेड दिस. रेटिंग से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया. आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई. इन दोनों बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, when what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt. तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है टू अ बैटरी. ठीक है, जो कि 220 वोल्ट की है. तो हमें ये करंट आई निकालना है. ये करंट आई निकालना है. कैसे निकालेंगे आई करंट? बहुत सारे तरीके हैं. एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तरीका जो ये है सॉल्व करने का कि इसका रेजिस्टेंस R1 हमें पता है, इसका रेजिस्टेंस R2 हमें पता है, दोनों पैरेलल में है. तो इन दोनों को हटा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. बैटरी वही रहने देंगे.
एक ही रेजिस्टेंस R लगा सकते हैं, ठीक है। ये R कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट दैट। तो 1/R विल बी 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। 1/R1 बहुत ही कैलकुलेशन लग रही है मुझे तो यहाँ पे, प्लस 60/220 स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, बट यहां से आप ये R निकाल लेंगे, ठीक है। ये R निकल जाएगा, ठीक है, ये R आ जाएगा, सिंपल है। तो अब ये I निकालना आसान हो गया ना। अब ये I कैसे आ जाएगा, ओम्स लगा देंगे, I इक्वल्स टू V/R, दैट इज 220 डिवाइड बाई R। यहां पे वही R आएगा जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है, तो उसको यहां से पुट करके हम करंट निकाल सकते हैं, दैट विल बी आवर आंसर। तो हमने क्या किया, दोनों की रेटिंग दी हुई थी तो उससे दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। फिर दिया हुआ था कि ऐसा सर्किट हमने बनाया है तो हमें करंट निकालना था, तो ये दोनों पैरेलल में थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के एक ही रेजिस्टेंस बना लिया हमने। अब ये करंट निकालना बहुत आसान हो गया है ओम्स लॉ से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।